So hello guys, welcome back to another video. My name is Archit. So guys, today we're going to study about history. और हिस्ट्री में आज जो हमारा चैप्टर होगा साउथ इंडिया एंड द चोलास. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट विद द वीडियो. तो गाइज आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं चोलास का. तो बेसिकली चोलास एक प्लेस है जो कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है, साउथ इंडिया की तरफ. एंड इसकी जो कैपिटल है उस टाइम में जो इसकी कैपिटल थी उरैयूर कैपिटल है, और लेटर ऑन इसकी कैपिटल पुहर हो गई थी. ठीक है गाइज, जो इसका सिंबल था, जो चोलास था, जो उसका सिंबल था, वहां का नेशनल सिंबल जो था वो था टाइगर और रॉयल एनवेलप वी कैन से. एंड गाइज जो उरैयूर प्लेस थी, जो कैपिटल थी बेसिकली पहले चोलास की, वो फेमस थी किसके लिए? कॉटन ट्रेड्स के लिए. दिस इज अ स्मॉल ब्रीफ ऑफ चोलास. एंड अब आगे बढ़ते हैं उसके लिटरेरी सोर्सेज की तरफ. तो गाइज जो सबसे पहला सोर्स है हमारे पास वो एक पोयम है बेसिकली, कलिंग तुपरनी. गाइज ये पोयम का नाम है कलिंग तुपरनी, और किसने ये लिखी थी? जय अगोंदन. तो जो ये पोयम है इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द हीरोइक डीड्स ऑफ द किंग. पोयम बेसिकली क्या बताती है? ये वहां के जो किंग थे जिनका नाम था कुलातुंगा, उनके हीरोइक डीड्स के बारे में बताती है. मतलब उन्होंने जो काम किए थे वहां पे उसके बारे में बताती है कि उन्होंने कैसे कैसे अपने एक्शंस, मतलब जो उनके एक्शंस थे किसमें, वॉर्स में और किंगडम्स में, उनके क्या क्या एक्शंस थे. बेसिकली ये पोयम उस चीज के बारे में बताती है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तिरुमुरईस करके पोयम है. ये पोयम किसने लिखी थी? नयनार्स एंड अलवार्स. तो बेसिकली नयनार्स जो थे वो शिव जी को मानते थे, और जो अलवार्स थे वो विष्णु भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे. तो इनका एक नाम भी रखा गया था. तो जो नयनार्स था इनका नाम था शिवाइट्स, और जो विष्णु भगवान को मानते थे उनका नाम था विश्वाइट. इनकी एक तमिल रामायणा भी थी जो कि इनके यहाँ एक एपिक मानी जाती थी. मतलब चोलास में तमिल रामायणा करके एक एपिक थी बेसिकली. तो गाइस दिस इज अवर लिटरेरी सोर्सेज ऑफ चोलास. अब हम बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की. तो गाइस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या होते हैं? तो बेसिकली एक जो सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स है किसी भी, अगर मैं बात करूं कि हरप्पन सिविलाइजेशन और अनदर इंस्क्रिप्शंस जिसे हम बोलते हैं, तो इंस्क्रिप्शंस में सबसे पहला था पिलर. तो जो पिलर था वो अशोका पिलर था जो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे बनाया गया था. तो उसमें चोलास के बारे में क्या था? इंस्क्रिप्टेड था कुछ चोलास के बारे में, जिसकी वजह से पता चलता है कि चोला जो था वो एग्जिस्ट करता था. फिर अगर मैं बात करूं तो मॉन्यूमेंट्स की, तो मॉन्यूमेंट्स में बिहादेश्वर करके एक टेम्पल था बेसिकली. तो इसमें बताया गया था ये एक वन ऑफ द मास्टरपीस था चोलास आर्किटेक्चर में ये टेम्पल. और जो खास बात थी इस टेम्पल में, जो इस टेम्पल के अंदर जो बेसिकली जो चीजें थी, सम ऑफ द ऑर्नामेंट्स वर डिस्क्राइब्ड ओवर देयर. जो ऑर्नामेंट्स थे बेसिकली भगवान के वो वहां पे थे, और उनका मतलब बेसिकली गोल्ड का वेट और जेम्स कितने थे, कैसी क्वालिटी के जेम्स थे, तो ये सारी चीजें उसमें बताई गई है. किसमें बताई गई है? इंस्क्रिप्शंस में बताई गई है बेसिकली. तो गाइज ये है हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज चोलास के. तो गाइज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ चोलास. तो बेसिकली जो वहां के एक किंग थे जिनका नाम था परंटका वन. 1955 एडी के बाद आफ्टर हिज डेथ द चोलास डिडंट गेट दैट मच ऑफ अटेंशन. जब वो मर गए थे 1955 एडी में, तो उसके बाद क्या था कि चोलास को इतनी ज्यादा अटेंशन नहीं मिल रही थी किसी भी और डायनेस्टी के अगर हम कंपेयर करें तो. आफ्टर दिस जो वहां के राजा बने जिनका नाम था राजा राजा वन, ये वन ऑफ द बेस्ट राजा हम बोल सकते हैं. तो इन्होंने क्या किया था? वन ऑफ द बेस्ट किंग. तो इन्होंने क्या किया था? ही डिफीटेड द चेराज एंड देन ही सीज्ड मदुरई. इन्होंने क्या किया था? जो चेरा था इन्होंने वो जीत लिया था, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? सीज कर दिया मदुरई को. इन्होंने बहुत सारे आइलैंड कॉन्कर कर दिए थे जो कि अरेबियन सी में थे. जितने भी अरेबियन सी में आइलैंड आते हैं ये उन्होंने क्या कर दिए थे? उन्होंने जीत लिए थे बेसिकली. इनके बाद जो इनका दूसरा जो इनका सन था वो फिर राजा बना था जिनका नाम क्या था? राजेंद्र चोला. तो गाइज ये भी मतलब काइंड ऑफ अपने फादर की तरह ही थे. ही ट्राइड टू मार्च द नॉर्थ रीजन एज फार एज द गंगा वैली. इन्होंने ट्राई किया था अपने जो डायनेस्टी है उसको एक्सपेंड करने के लिए कहां तक? गंगा वैली तक. ही ओवर पावर ओडिशा एंड अ पोर्शन ऑफ ईस्ट बंगाल बाय द इवेंट ही गॉट अ टाइटल. इन्होंने ओवर पावर कर दिया था ओडिशा को और और एक पोर्शन था ईस्ट बंगाल का उसको, और जिसकी वजह से इनको जो टाइटल मिला था, एक टाइटल मिला था, वो क्या था? गंगई कोंडा. सो दिस इज ऑल ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ चोलास. तो गाइज हम पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. तो गाइज जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेसिकली 3 स्टेप्स में बटा हुआ था. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंसेस एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. तो गाइज ये 3 एडमिनिस्ट्रेशन में बटा हुआ था. जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेसिकली एज द कंपेयर में अगर हम ले तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं. उसके बाद जो इनका प्रोविंसेस था वो स्टेट गवर्नमेंट हम ले सकते हैं. और उसके बाद जो इनका थर्ड था जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था उसको हम एज अ विलेज हम ले सकते हैं, जो विलेज का जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन होता है. और दूसरे शब्द में मैं बोलूं ग्राम सभा. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या था? मोनार्क्स, द मोनार्क, द किंग. मोनार्क को बेसिकली किंग को बोलते हैं. हिज मिनिस्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स.
तो ऑफिसर्स में मतलब जो ये था, इसमें हाई क्लास ऑफिसर्स आ जाते थे, ये रैंक ऑफिसर्स जिसे बोलते हैं इस टाइम पे। तो गाइज हाई क्लास ऑफिसर्स और लो रैंक ऑफिसर्स, उनको किस नाम से जाने जाते थे? सिरुन द नाम्स जो थे हाई क्लास ऑफिसर्स थे, और सिरु द नाम्स जो थे वो लो रैंक ऑफिसर्स थे। ये हम की बात करें, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, ये है प्रोविंस एंड द अदर टेरिटोरियल डिविजन्स। तो गाइज जो इस पे डिविजन्स क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली डिविजन्स को उस टाइम पे क्या बोला जाता था? कोताम्स डिवीजन को बोलते थे उस टाइम पे। तो यहाँ के डिफरेंट कोताम्स क्या क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। नादूज बोलते थे डिस्ट्रिक्ट को। द ग्रुप ऑफ विलेज इज नोन एज कुराम्स। जो एक ग्रुप होता है विलेज का उसको क्या बोलते हैं? कुराम्स बोलते हैं। और एक विलेज उसको हम बोलते हैं ग्रामाम। तो इनके काम भी बेसिकली सिमिलर रहते थे। जो ये डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ विलेजेस थे, द विलेजेस थे, इनमें से जैसे कि नॉर्मल स्टेट में होता है, इलेक्शंस होते थे, पीपल्स इलेक्ट किए जाते थे और वो अपने अपने उनको डिपार्टमेंट्स दे दिए जाते थे और वो उस डिपार्टमेंट में काम करते थे। बेसिकली विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसको हम ग्राम सभा भी बोलते हैं। तो गाइज ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जो यहाँ की असेंबली थी वो बेसिकली उनके पास वो इंजॉय करती थी फुल पावर, उनके पास पूरी पावर रहती थी, ठीक है। तो इनके जो इलेक्शंस होते थे, जो इनका इलेक्शन का मेथड था वो काइंड ऑफ डिफरेंट था। तो इसमें क्या होता था, जो कैंडिडेट इलेक्शन में उठा हुआ रहता था उसके नेम स्लिप्स एक बोल में डालते थे। पर्चियां उठाते हैं ना बोल्स में से, मतलब गेम होता है जो पर्चियां उठाने वाला, वैसे ही ये लोग क्या करते थे, पर्चियां उठाते थे। और जो इस पर्ची में मतलब जिसका नाम रहता था वो कैंडिडेट क्या होता था, विनर होता था बेसिकली। और ये काम एक बच्चे को दिया जाता था करने के लिए। विलेज का कोई भी बच्चा हो, एक बच्चे को मतलब वॉलंटियर बनाते थे। और इसका रिजल्ट कौन देता था? द रिजल्ट इज अनाउंस्ड बाय द विलेज प्रीस्ट। जो विलेज का प्रीस्ट था उसको रिजल्ट अनाउंस करना होता था। तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन था चोलास का। नाउ द लास्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर। तो गाइज यहाँ का रेवेन्यू कहाँ से आता था? तो गाइज यहाँ का रेवेन्यू हर जगह की तरह टैक्सेस से आता था। यहाँ के टैक्सेस अगर मैं बोलूँ तो 1/6 ऑफ द ग्रॉस प्रोडक्शन था। मतलब 1/6 प्रोडक्शन, मतलब जितना प्रोडक्शन था उसके 1/6 आपको टैक्स पे करना पड़ता था। पीपल गिव द कस्टम ड्यूटीज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। मतलब जो गुड्स बाहर से आता था, पीपल्स क्या करते थे, उसमें कस्टम ड्यूटीज देते थे। जैसे मतलब आपने कुछ बाहर से मंगाया है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ेगी। तो वो भी एक काइंड ऑफ रेवेन्यू था। किसके लिए? जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, मतलब गवर्नमेंट इन द सेंस कि जहाँ पे वो पैसा जमा होता था, जो रेवेन्यू वहाँ पे जमा होता था। अब बात करते हैं कि रेवेन्यू जमा हो रहा है, सोर्सेज ये है रेवेन्यू के। अब एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? वो बाय द टैक्सेस दे प्रिपेयर्ड। वो क्या क्या बनाते थे? वो रोड्स बनाते थे, वो टैंक्स बनाते थे, वो इरिगेशन सिस्टम बनाते थे और बहुत सारी चीजें वो लोग करते थे। किसके? टू मेंटेन देयर प्लेसेस, टू मेंटेन द चोलास, ठीक है। तो चोला को मेंटेन करने के लिए वो एक्सपेंडिचर करते थे, जिसकी वजह से वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ की पब्लिक है, वो क्या रहे, उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको वो खुश रहे। जितना फिर उसके बाद जितना बच जाता था पैसा, जो एक्सपेंडिचर होता था, जो मेन एक्सपेंडिचर होता है इनका, वो मेंटेन द आर्मी, वो आर्मी मेंटेन करने में होता था बेसिकली। मतलब आर्मी मेंटेन करने के लिए इनके पास एक्सपेंडिचर होना ही होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ तो जितनी ज़रूरत जनता की वो पूरी करते थे, उतनी ज़रूरतें आर्मी वालों की भी वो पूरी करी जाती थी। जो इनकी आर्मी थी उसमें कौन कौन? द आर्मी कंसिडर्ड फॉर द आर्चर्स, फुट सोल्जर्स, हॉर्समैन, वॉर एलिफेंट्स। तो ये सारी चीज़ें थी जो इनको मेंटेन करनी पड़ती थी बेसिकली उस टाइम पे। तो गाइज दिस ऑल is about sources of the revenue and the sources of revenue and expenditure of the cholas. So guys, we are done with the chapter now. हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मेरे को कमेंट में ये चीज़ें बता सकते हैं और आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक होगा, फेसबुक का लिंक होगा, आप वहाँ जाके मैसेज मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।